शहरी क्षेत्र में गिरता भूजल स्तर एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सिल्क सिटी भागलपुर में हर साल 3 से 4 फीट तक ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पिछले 5 साल में हजारों ट्यूबवेल जवाब दे चुके हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में तालाब और हैंडपंप सूखने लगे हैं। धोबिया काली तालाब भी पूरी तरह सूख चुका है। टीएमयू में सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने लगाया गया हैंडपंप जवाब दे चुका है। शहरी क्षेत्र में भूजल स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इसे समझने के लिए आप विश्वविद्यालय कैंपस में बने तालाब की तस्वीर को गौर से देख लीजिए। शहर में जगह जगह जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस बीच आपको सड़क पर बहता पानी, पाइप लीकेज, बिना टोटी का नल और पानी के दुरुपयोग की तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी। भागलपुर शहरी क्षेत्र में गिरते वाटर लेवल को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग के हेड डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गिरता भूजल स्तर एक गंभीर समस्या है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पानी की मांग बढ़ी है, जिससे भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल 3 से 4 फीट भूजल स्तर गिर रहा है, जो चिंता का विषय है। साथ ही डॉक्टर अनिरुद्ध ने लोगों से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने की अपील की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण ये है कि हम लोग भूगर्भ जल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अन्य स्रोतों पर उसकी कमी है, उसमें उपयोग और उसका रिचार्ज नहीं हो रहा है। हम लोग उपयोग आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में क्या है कि शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट का एक जंगल सा हर जगह हम लोग उसको पक्कीकरण कर रहे हैं। पूरा जो है उसमें तो जो वाटर नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, उसके सोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। हम लोग सब जगह पक्कीकरण कर रहे हैं, तो हम उसका यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पे है कि उसका लगातार नीचे जाएगा और हम लोगों की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। पानी का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है ना, पहले की तुलना में कई गुना पानी का यूज़ बढ़ गया है और रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो हमारे जो क्या आसपास के तालाब थे, जो ताल तलैया थे, जो वाटर का जो सोर्स था, वो सब भर दिए गए हैं शहरी क्षेत्रों में विशेष करके। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हो गया है, सारे तालाब खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो उसके कारण रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वर्षा की मात्रा घटी है, तो स्वाभाविक है कि जो है जब वर्षा की मात्रा घट गई है, उनके सोर्सेज ख़त्म हो जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर्स का लेवल नीचे जाएगा ही। हमारी दूसरी सवाल ये है कि सर बहुत सारे पानी जो वेस्ट हो रहा है सर, उसको हम रीयूज कैसे करें सर पानी को? देखिए, ये भी एक समस्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा, पानी की जो है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। पहला बर्बादी तो होता है शहरी क्षेत्रों में, नल जो आप देख रहे हैं कि खुले नल हैं उसमें, और उससे बहुत अधिक मात्रा में पानी क्या होता है कि बार बार जो है उसमें उसको लोग खोल देते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। कल परसों एक न्यूज़ में हम लोग देखे थे कि जो है जो ये सरकार क्या कर रही है, जो अभी इसका ये प्रयोग कर रहा है कि कहाँ पर जो है ना टेस्ट कर रहा है कि पानी का जो सही है कि नहीं है, और बहुत सारे जो कहीं पर टेप लगा हुआ नहीं है, तो होता है। हम जनरली क्या करते हैं कि एक बार पानी का यूज़ करते हैं जैसे, और उसको मिसयूज़ करते हैं, उसको रखते ही नहीं है। वो कोई रिचार्ज का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। मिसयूज़ तो एक तो पहले हम टेप जो है खुले रखते हैं। हम दैनिक दिनचर्या में अब ब्रश कर रहे हैं, नल को खोले हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, झरना जो है चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को जो है तो वो सारा पानी वेस्टेज होता है। इसको छोटी छोटी चीज़ों को दैनिक जीवन में इसका उपयोग हम उसको व्यवहारिक जीवन में उसको कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम नहाने में जो है, अब शहरी क्षेत्रों में तो कम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो बाल्टी से पूरा का पूरा बाल्टी उड़ेल देते हैं। उसको मग का यूज़ करें हम, तो एक मग से जो एक बाल्टी से जो हम नहा सकते हैं, 2 बाल्टी से नहा सकते हैं, कई बाल्टी जो है बाल्टी की बाल्टी कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके हम दैनिक जीवन में पानी को बचा सकते हैं। गाड़ी बनाते हैं, हम बना रहे हैं, नल को खोल दिए हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, या कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़, जैसे कि हम लोग अब क्या करते हैं, जो पानी आजकल आरओ में है, आरओ का पानी वेस्टेज चला जाता है, हम लोग उसको बाल्टी में कर सकते हैं, उसको फूल में, यानी कि पीने को छोड़कर, खाना बनाने को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का उपयोग उन पानी का कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही चले जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको बचा सकते हैं, पानी कई तरीक़ों से इसको जो है बर्बादी से बचा सकते हैं। और बाकी सर जल स्तर नीचे जा रहे हैं, इसको बचाव करने के क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? पहला तो जो पुराने जो तालाब हैं, पोखर हैं, जो क्या कहते हैं, नहर हैं, जो तो उन सबों को जो है संरक्षित किया जाए, अगर उसको रिवाइव किया जाए, उसको सरकार भी प्रयास कर रही है। और पेड़ पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाए जाएँ, क्योंकि वो जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा स्रोत है।
तो पेड़ बड़ी तेज़ी से काटे जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में इसका अभाव है। तो अधिक से अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाएँ और जो पुराने जो वाटर जो सोर्सेज़ थे उनको हम रिवाइव करें, उसको हम पुनर्जीवित करें, उसका संरक्षण करें हम। अधिक ग्राउंड वाटर का जो है कम से कम प्रयोग करें, उसका जो जो सरफेस वाटर है उसका हम यूज़ करें। हर विशेष करके जो इसके लिए आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको हम लोग लागू करें उसमें, और उसको बचा के रख सकते हैं। इन कई माध्यम से हम उसको। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के भवानीपुर गंगा घाट किनारे शुक्रवार की सुबह एक पुरुष और एक महिला का शव मिला था। वहीं इस दोहरे हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि गंगा नदी से एक युवक और एक महिला का शव मिलने से मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश की बात सामने आई है। मृतकों की पहचान बंटी कुमार सिंह और उमा देवी के रूप में हुई है। कहलगांव एसडीपीओ अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में भिखारी सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। दिनांक 12 को एक FIR दर्ज हुआ पीरपैंती थाना में। उसी की तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया। तो तुरंत उसको थाना बाखरपुर की वो महिला थी और बाखरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाखरपुर थाना में एक केस किया गया है। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटित थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह ग्राम बाखरपुर का, वह उसकी पत्नी है, वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है, साहिब है। ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी बात पर। ये होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार दिया करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया गमछे से, दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर ली है, अपने भगिना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह को, जो बगल के ही गांव का था। धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह, तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला, उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए। स्कूल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले जाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसे घटी है। सबसे एक एक करके 1 बाई 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल गया। इसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा तो स्कॉर्पियो चालू किया तो चूँकि चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दियरा में बालू में धंस गए, निकल नहीं पाए। तब फिर लोगों ने कुछ जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को स्कॉर्पियो को वहाँ से दियरा से बाहर निकाल के ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली, उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है
उसको अभी देखा जा रहा है, लेकिन अभी हम लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ ऑफिसर का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी उसको अनुसंधान चल रहा है। भिखारी सिंह सर अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया? भिखारी सिंह की पत्नी की हत्या इसलिए कि पुराना दोनों में पति पत्नी पट नहीं रहा था। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत शाहजंगी पंचायत के बदरे आलमपुर में जल निकासी की समस्या और क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानी की खबर न्यूज अंग बिहार ने अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में बीते 10 जून को प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद शाहजंगी पंचायत की मुखिया ने क्षेत्र की अव्यवस्था पर त्वरित संज्ञान लिया और बदरे आलमपुर में नाले का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। दरअसल यहां नाले के पानी का निकासी नहीं होने से मस्जिद आने जाने में निवासियों एवं आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नाले का पानी कब्रिस्तान में भी जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के फंड से इस नाली के निर्माण कार्य को लेकर एनओसी भी हो चुका है, लेकिन कुछ स्थानीय नेता की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इधर न्यूज अंग बिहार पर स्थानीय लोगों की परेशानी देखकर शाहजंगी पंचायत की मुखिया बीबी तरन्नुम ने दरियादिली दिखाई और मुखिया फंड के द्वारा कार्य प्रारंभ करा दिया। वहीं शाहजंगी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सिराज ने बताया कि यह काम विधायक फंड से होना था, लेकिन क्षेत्र की समस्या को देखते हुए मुखिया फंड से जहां तक संभव है कार्य कराया जाएगा। वहीं नाली निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने शाहजंगी पंचायत के मुखिया का आभार जताया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद बाबर हुआ। ये काम कब से लगा है? ये काम 11 जून से लगा है, जुमरात के दिन से। 24 घंटे के अंदर न्यूज़ चलने के बाद ही ना काम लगा है। आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा ये घर हुआ, मकान दुकान यही हुआ। हाँ, ये किस फंड से काम लगा? ये मुखिया के फंड से है, सुनने में आ रहा है। मुखिया के अपने फंड से दिया है। मोहम्मद नौशाद आलम। कौन फंड से ये काम हो रहा है? ये मुखिया फंड से काम हो रहा है। किस दिन से काम शुरू हुआ? आज 4 दिन। न्यूज़ चलने के बाद ही ना काम शुरू हुआ? हाँ, न्यूज़ चलने के बाद सर ये आज तक जो है मुखिया अपने फंड से काम कर रहे हैं और अभी तक जो हमारे विधायक है, आज 4 साल हो गए, आज तक हमारे बदरे आलमपुर को आज तक देखने तक नहीं आए, न किसी से मिलने जुलने के लिए भी नहीं आ सके। जाके आज कब्रिस्तान की हालत और मस्जिद की हालत जर्जर हो चुके हैं और ग्रामीण बहुत परेशान में है। इसलिए मुखिया को हम लोग बुला के अपना फंड दिखाए और मुखिया जहां तक हो सक रहा है वो अपना काम जारी रखा है, मगर अब तक विधायक नहीं देखने आया और सौतेला समझ के हमारे बदरे आलमपुर को समझ रखा है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत बिहार सरकार के कल्याण विभाग से संचालित राजकीय अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास संख्या 3 में मां आनंदी संस्थान के तत्वाधान में शनिवार को प्लांटेशन किया गया। वेलफेयर एसटी हॉस्टल के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि हर परिसर हरा परिसर और जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हॉस्टल परिसर में पौधे लगाए गए हैं। प्लांटेशन से परिसर में हरियाली आएगी, वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ बनेगा। कार्यक्रम के दौरान हॉस्टल के छात्रों को बर्थडे प्लांट बैंक योजना के तहत पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डॉक्टर दिनकर ने बताया कि प्रकृति पर्यावरण की उत्कृष्टता ही मानव जीवन का मूल आधार है। घटते वनों के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर दिनकर ने मां आनंदी संस्थान की प्रिया सोनी का स्वागत करते हुए आभार जताया। वहीं आदिवासी छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता के तहत क्विज कॉन्टेस्ट का भी आयोजन कराया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मां आनंदी संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया सोनी सहित संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। मां आनंदी संस्थान भागलपुर के तत्वावधान में आज हमारे हॉस्टल कैंपस में हर परिसर हरा परिसर और जल जीवन हरियाली की तर्ज पर हम अपने कैंपस में यहाँ पर प्लांटेशन करवाए हैं और ये दूसरा मौका है जो मां आनंदी संस्थान भागलपुर की ओर से प्लांटेशन हुआ है। इसका एक ही मकसद है कि हमारा परिसर हरा भरा बना रहे, ताकि जो पर्यावरण है वातावरण है वो स्वच्छ बना रहे, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण की उत्कृष्टता जो है वो पर्यावरण के संरक्षण से ही संभव है और ये मानव का मूल
आधार है, जीवन का मूल आधार है। इससे हमारे मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ओजोन परत का लेयर से अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा धरती पर आना, इन तमाम चीज़ों को, अब कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी का जो गर्मी पड़ रहा है धरती पर, ये जो दुष्परिणाम देख रहे हैं, इसके पीछे का एकमात्र हमको लगता है कि जो घटते वन हैं, वनों की संख्या लगातार घटते चले जा रहे हैं और हम वृक्षारोपण के प्रति उतने सक्रिय नहीं हैं, उदासीन बने हुए हैं और लगाते भी तो उसकी देखरेख नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, तो लिहाजा वो पौधे सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मृतप्राय हो जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि जिस पौधे को हमने लगाया है कैंपस में, उसकी परवरिश, उसकी उचित देखभाल हम लोग करेंगे और जो बच्चे लगाए हैं हम उनको अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दिए हैं कि वो जब तक इस हॉस्टल में वो बच्चे रहेंगे तब तक उस पौधे की वो देखभाल करेंगे ताकि वो पौधा हमारा हरा भरा बना रहे। आज माँ आनंदी फाउंडेशन की ओर से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के शेड्यूल ट्राइब हॉस्टल कैंपस में आज जो है छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर जी के निरीक्षण में आज यहाँ पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ क्विज़ कॉन्टेस्ट है उसका भी आयोजन किया गया और यहाँ के जो प्रतिभागी बच्चे हैं जो कि उत्कृष्ट इसमें आएंगे प्रदर्शन करने वाले को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। और आज जो देख रहे हैं हमारे यहाँ जो मेन समस्या है जो हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस को जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ओवर एक्सप्लोटेशंस हो रहे हैं, जिसका कि परिणाम हम लोगों के सामने है, वाटर स्कार्सिटी है, एयर पॉल्यूशन है, या फिर आप देख रहे होंगे जो क्लाइमेट चेंजेज है, ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हम सभी के सामने है। इन सभी समस्याओं का जो एक ही समाधान है, जो हम सभी इसे जन जागरूक करें, सभी को इस चीज़ प्रकृति के प्रेम के प्रति जो है जन जागरूकता फैलाए, जितने भी आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से इसको कैसे यूज़ करें ताकि हमारे जो फ्यूचर्स में जो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इनको अच्छे तरह से संरक्षित करें और इनका अच्छे तरह से उपयोग कर सके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कई बार आए हुए हैं प्लांटेशन के लिए और पता नहीं आज क्यों इस जगह ये मुझे हम लोगों को बहुत आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन जो हुआ है वो यहाँ के प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, जो कि यहाँ के प्लांट के ग्रोथ और ये बच्चों के जो है प्रकृति के प्रति जो प्यार है और सर का जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं हम सभी को आकर्षित करता है और यहाँ पर हम लोग लगता है इस तरह से बार बार आते रहें। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 जून तक प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है, जो किशनगंज और पूर्णिया जैसे सीमांचल क्षेत्रों के रास्ते आएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। यह बारिश प्रचंड गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत ला सकती है। हालांकि अभी उमस और गर्म हवाओं का असर बना रहेगा। इधर भागलपुर जिला में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जन के साथ साथ पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण लोग जरूरी काम को छोड़कर घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और बाजार में भी भीड़ कम हो गई है। इस बीच परीक्षा देने आए परीक्षार्थी गुलशन कुमार ने बताया कि गर्मी इस बार हद से ज्यादा है, सिर झुलसने जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन परीक्षा के कारण मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा। गर्मी कैसा है? बहुत हार्ड है एकदम से, क्या परेशानी? कहीं आने जाने में निकल नहीं सकते, बहुत एकदम देख रहे हैं धूप में कहीं जा नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें कोई भी काम जल्दी पूरा नहीं होगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बुरा हाल है, लू लगने की ज़्यादा संभावना है। और क्या कैसे निकल रहे हैं फिर? देख रहे गमछी लेके निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छाव लेके निकलना पड़ रहा है ना। धूप से बचना चाहिए। जी बहुत बचना चाहिए, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसमें पानी पीते रहना चाहिए, धूप बहुत है, पसीना भी बहुत निकल रहा है। अभी एग्ज़ाम देने आए थे, अभी ये तिलका मांझी से आ रहे हैं। क्या बोले? गुलशन कुमार।
विश्व रक्तदान दिवस पर आईएमए भागलपुर शाखा की ओर से मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन जेएलएमसीएच के अधीक्षक, आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर मृत्युंजय एवं अन्य डॉक्टरों ने किया। रक्तदान शिविर में कुल 150 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ये जो है जिसने ABORH ग्रुप का आविष्कार किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, उनके नाम पर मनाया जाता है। और हर जगह पूरे विश्व में आज के दिन डोनेशंस होता है, ब्लड डोनेशंस। हमारे देश में भी, भारत में भी यह हर जगह किया जाता है। जितने भी रक्त केंद्र हैं उनमें खुला रहता है कि आज के दिन आप आ करके रक्तदान कर सकते हैं। और तरह तरह की संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित होकर के कार्य करती है और इस तरह का आयोजन हर जगह, हर रक्त केंद्र में किया जाता है। हमारे मायागंज में जो है JLNMCH भागलपुर का जो रक्त केंद्र है, उसमें आज के दिन यह कैंप किया गया। मुख्य रूप से एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और NCC के द्वारा मुख्य रूप से किया गया। और भी सामाजिक संस्थाएं इसमें आई, जो मयूख और NTPC कहलगांव, और सब लोगों ने मिल के बढ़ चढ़ करके आयोजन किया है। सुबह से अभी तक हमारा जो है 100 के करीब रक्तदान हो चुका है। शाम होते होते 4-5 बजते और भी ज़्यादा होने की पूर्ण संभावना है। और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने दिया है। डॉक्टर्स ने करीब 27 डॉक्टरों ने रक्तदान किया, कुछ पुलिसकर्मी ने 10-12 ने किया, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने 7-8 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर के करके गए, और कुछ सामाजिक संस्था के लोग और इक्का दुक्का जो है बाहर से आकर के डोनेशन करने वाले भी इसमें शामिल हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विश्व रक्तदान दिवस पर भागलपुर में लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा के प्रति अपने संकल्प को व्यक्त किया।
इसी कड़ी में ग्लोकल ब्लड सेंटर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हॉस्पिटल से आए लोगों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का आयोजन भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल के ग्लोकल ब्लड सेंटर में किया गया। वहीं ग्लोकल ब्लड सेंटर के बाजिद अंसारी ने रक्तदान करते हुए कहा कि रक्तदान ही महादान है। आपके द्वारा दान किए गए रक्त से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान करके हम पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। जबकि भागलपुर ग्लोकल ब्लड सेंटर के संचालक अरुण झा ने सभी रक्तदानी का आभार व्यक्त किया और उनको बुके एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। खबर लिखे जाने तक 20 से अधिक रक्तदानी ने रक्तदान किया था। वहीं ग्लोकल ब्लड सेंटर की टेक्निकल टीम ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शरण्य मानवाधिकार के प्रधान कार्यालय भागलपुर में सरकारी बैंक से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया। बैंक ने एक विवादित जमीन को नीलामी में शामिल कर दिया। मामले की पूरी जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने दी। हमारे प्रधान कार्यालय मानवाधिकार में आज एक अनोखा बैंक से रिलेटेड मामला आया, जिनका नाम है दीपक कुमार। इन्होंने 2017 ईस्वी में बैंक से नीलामी के एक ज़मीन की बिक्री थी और इन्होंने वहाँ से उसमें अपना जो भी है ग्रीवांस रखा था कि हाँ हम ज़मीन लेंगे। तो उस नीलामी में इन्होंने अपना भागीदारी किया था और बैंक ने इनसे लगभग 23,08,000 रुपया लिया और अब तक इस ग्राहक को इनको अभी तक जो है ना ज़मीन पर कब्जा दिया गया और ना ही इनको रजिस्ट्री किया गया। जब ये कई बार गए कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस कर दें, तो बैंक टाल मटोल करके आजकल करके कर रही थी। तो इन्होंने कोर्ट के जरिए नोटिस भी किया। भागलपुर घंटाघर ग्रामीण बैंक ब्रांच है जो कि अब तक सूद नहीं ले रही है, तो थक हार कर अंत में ये हमारे पास आए। मैं कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि ऐसी लापरवाही बैंक से कैसे हो गई जबकि नहीं होनी चाहिए। सरफेसी अधिनियम कहता है और उस चीज़ को देखते हुए बैंक को हर काम करनी चाहिए। जब ज़मीन पर टाइटल सूट चल रहा है तो आप किस आधार पर उस ज़मीन को आपने नीलामी में डाला। अब फिर कुछ बातों को अंधकार में रखकर इन्होंने भी नहीं समझ पाई। इनको लगा कि बैंक है, बैंक बहुत अच्छा से सब चीज़ देगा। लेकिन जो भी है, मैं चाहता हूँ, बैंक से अपील करता हूँ कि इन्हें जो है इनका जो पैसा है पूरे इंटरेस्ट के साथ जितना जल्दी हो सके बैंक दे दे। मैं बैंक से यही निवेदन करता हूं कि ग्राहक की इस समस्या को सुने, समझे, आगे बढ़े। घंटाघर ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक से एक ज़मीन का नीलामी हुआ, उसमें हम भाग लेके ज़मीन लिए। 23,08,000 रुपया पूर्ण भुगतान कर दिए। उसके बाद हमको कहा गया कि 2-3 महीने में आपको ज़मीन पर कब्जा दिला दिया जाएगा और रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हमको जो है न ज़मीन पर कब्जा मिला है, न ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है। और कई बार हम कोर्ट के माध्यम से नोटिस भी दिए, लेकिन उस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमको टाल मटोल करते करते हम थक हार के चारों तरफ से सब मानवाधिकार की शरण में आए हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ मुझे न्याय अवश्य मिलेगा।